फर्स्ट ऑफिसर बर्निन। प्लेन बेकाबू हो चुका है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर। क्लाइंब क्लाइंब क्लाइंब। फर्स्ट ऑफिसर बर्निन। काफी देर से मैं फुल पावर के साथ यही करने की कोशिश कर रहा हूं। कैप्टन डुबोसिस। नहीं नहीं नहीं, क्लाइंब नहीं करना था, ये तुमने क्या कर डाला। 3 घंटे 45 मिनट पहले एयर फ्रांस की ये फ्लाइट 228 पैसेंजर्स एंड क्रू को लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एयरपोर्ट से पेरिस के लिए उड़ान भरती है, जिसमें 30 अलग अलग देशों के लोग शामिल थे। इस फ्लाइट के लिए बहुत ही एडवांस एरोप्लेन का इस्तेमाल किया गया था, जिसका ऑटो पायलट काफी ज्यादा रिलायबल था और इस पर ट्रस्ट करके ये आराम से 12 घंटे का सफर तय कर सकते थे। फिर भी लंबी दूरी होने की वजह से प्लेन में एक एक्स्ट्रा पायलट दिया गया ताकि कैबिन क्रू को आराम करने का प्रॉपर टाइम मिले। इस सब के बावजूद पायलट से एक ऐसी गलती हो जाती है कि प्लेन सीधा उड़ते उड़ते अचानक से अपना अगला हिस्सा ऊपर उठाकर नीचे गिरने लगता है। पायलट्स इसे संभालने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन यह प्लेन 282 किलोमीटर प्रति घंटे की फॉल स्पीड से ओशन में क्रैश हो जाता है। और मौके पर ही सभी 228 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये एयर फ्रांस की किसी फ्लाइट के साथ हुए सबसे शॉकिंग और दर्दनाक हादसों में से एक था। पर इस फ्लाइट के अंदर आखिर ऐसा हुआ क्या कि 38,000 फीट की ऊंचाई से ये प्लेन सीधा समुद्र में आकर गिरा और 3 पायलट होने के बावजूद इस प्लेन को ऑपरेट करने में बार बार कौन सी गलतियां की गई, यही हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसी अमेजिंग स्टोरीज आपके लिए लाते रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। 1 जून 2009 एयर फ्रांस एयरलाइन की फ्लाइट 447 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एयरपोर्ट से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरने की तैयारी करती है। इस फ्लाइट में 216 पैसेंजर्स, 3 एयर क्रू और 9 कैबिन क्रू मौजूद हैं। इन 216 पैसेंजर में 126 पुरुष, 82 महिलाएं और 8 बच्चे हैं। इस फ्लाइट के लिए एयरबस A330-203 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है और इस समय ये एयर फ्रांस का सबसे नया A330 प्लेन है। ये 12 घंटे 45 मिनट लंबी उड़ान होने वाली है। इस प्लेन में 2 की जगह 3 पायलट्स को रखा गया है, क्योंकि एयर फ्रांस के नियमों के अकॉर्डिंग 10 घंटे की ड्यूटी टाइम के बाद पायलट को ब्रेक देना जरूरी है ताकि वो फ्रेश रहे और अपने काम को पूरा फोकस के साथ अंजाम दे। इसलिए इस फ्लाइट की कमान 58 साल के मार्क डुबोइस के हाथ में है, जिनके पास 10,988 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है और इनमें 1700 आवर्स का एक्सपीरियंस इन्हें A330 में है। इनका साथ देने के लिए फर्स्ट ऑफिसर पियर सेड्रिक बर्निन मौजूद हैं, जिनकी पत्नी इजाबेल भी उनके साथ इसी फ्लाइट में है। फर्स्ट ऑफिसर की उम्र 32 साल है और इनके पास 2,936 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 807 आवर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने एयरबस A330 को फ्लाई करके हासिल किया है। यही कॉकपिट में एक रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट भी मौजूद हैं, जिनकी उम्र 37 साल है, जिनके पास 6,547 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। बाकी दोनों पायलट्स की तरह इन्होंने भी 4,479 आवर्स का एक्सपीरियंस एयरबस A330 से हासिल किया है। डिपार्चर के लिए मौसम बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफी चांसेस हैं कि प्लेन को आगे बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़े, क्योंकि फ्लाइट इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को पार करते हुए गुजरेगी, जहां इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी ITCZ भी होता है। ये क्लाइमेटिक फिनोमेना है
जहां नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड्स आपस में मिलती हैं, जिस वजह से थंडरस्टॉर्म, हैवी रेनफॉल और इस तरह की कई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसी के चलते यहाँ से प्लेन का गुजरना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस चीज़ को पायलट सभी क्रू मेंबर से डिस्कस करते हैं और प्लेन को रवाना करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले फ्यूल भरने की बारी आती है, जिसे ज़रूरत से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया जाता है ताकि खराब मौसम में नेविगेशन के टाइम इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद प्लेन को गेट से पुशबैक करके टैक्सिंग के जरिए रनवे पर सही डायरेक्शन में अलाइन कर दिया जाता है। इससे कुछ ही समय बाद फ्लाइट को टेक ऑफ का क्लियरेंस मिलता है और प्लेन रनवे पर दौड़ना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते और रियो डी जेनेरियो को छोड़ते हुए शाम के 7:30 बजे एयर फ्रांस 447 पेरिस के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही समय में प्लेन अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाता है और पायलट चैन की सांस लेते हैं। इधर पैसेंजर्स भी रात का समय होने की वजह से सोने की तैयारी में लग जाते हैं। जब प्लेन 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, तब 3 घंटे रेस्ट के लिए रिलीफ पायलट कॉकपिट के पीछे मौजूद रेस्ट कैबिन में चले जाते हैं। धीरे धीरे प्लेन 35,000 फीट के क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंचता है और ब्राजीलिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होते हुए रेसिफा एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एंटर कर जाता है। रेसिफा आखिरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है जिससे प्लेन संपर्क बना के फ्लाई कर रहा था, क्योंकि इसके बाद एयर फ्रांस 447 अटलांटिक ओशन में एंटर करके रेडार के कवरेज एरिया से बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कवरेज एरिया से बाहर निकलने के बाद ट्रैफिक कंट्रोल के पास प्लेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये सैटेलाइट की मदद से महासागर में भी इसकी लोकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। इस समय प्लेन अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर तेजी से अटलांटिक ओशन में एंटर कर रहा है। दोनों पायलट आने वाले खतरे को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं करता कि इससे निपटना कैसे है। अब प्लेन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के काफी करीब पहुंच जाता है और कैप्टन को डेटा के अकॉर्डिंग पता चलता है कि उनका प्लेन जल्द ही तूफानी बादलों में एंटर करने वाला है। लेकिन इस चीज से वो चिंतित नहीं होते, क्योंकि उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। कुछ समय में बटन प्रेस करके कैप्टन रेस्ट कैबिन से रिलीफ पायलट को बुलाते हैं और उन्हें अपनी सीट सौंपकर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। इधर रिलीफ पायलट को कुछ भी पता नहीं होता कि सामने से कौन सा खतरा आने वाला है, और ना ही कैप्टन, जिनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था, वो उन्हें बताते हैं कि उस तूफानी बादलों से कैसे निपटना है। रात के 2:08 यूटीसी पर जब सभी पैसेंजर्स आराम की नींद ले रहे थे, तब उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि प्लेन के ऊपर कुछ कॉन्टिन्यूअसली गिर रहा हो। कुछ ही सेकंड्स में ये आवाज और भी तेज हो जाती है, जो प्लेन पर बर्फ गिरने की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। हालांकि अब तक विमान अच्छी स्थिति में है और सही डायरेक्शन में बिना किसी गड़बड़ी के फ्लाई कर रहा है, लेकिन 2:10 पर चीजें खराब होने लगती है, क्योंकि प्लेन का ऑटो थ्रॉटल सिस्टम और ऑटो पायलट अचानक से खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद कॉकपिट में वार्निंग का अलार्म बजने लगता है। इसे देख पायलट घबरा जाते हैं, क्योंकि आखिर ये क्या हो रहा है और ऑटो पायलट क्यों बंद हो गया। दरअसल ऐसा प्लेन के बाहर मौजूद पीटॉट ट्यूब में आइस क्रिस्टल जमा हो जाने की वजह से हुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि पीटॉट ट्यूब का काम प्लेन की एयर स्पीड को मेजर करना होता है, लेकिन जब इसमें आइस क्रिस्टल जमा हो जाते हैं तो ये एक्यूरेट एयर स्पीड मेजरमेंट नहीं कर पाता है, जिस वजह से ऑटो पायलट सिस्टम को सही डेटा नहीं मिल पाता
और वो डिसएंगेज हो जाता है। हालांकि इनमें हीटिंग मैकेनिज्म भी लगे होते हैं जिससे बर्फ को पिघलाया जा सकता है, लेकिन अगर बड़े आइस क्रिस्टल फंस जाएं तो ये भी काम करना बंद कर देता है। इस वजह से प्लेन में कई मेल फंक्शंस दिखने शुरू हो जाते हैं और साथ ही कई सारे सेफ्टी फंक्शंस जैसे कि एंगल ऑफ अटैक, बैंक एंगल और ओवर स्पीडिंग प्रोटेक्शन बंद हो जाते हैं। ऐसे में एयर फ्रांस 447 भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उस पर खतरे की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अभी कॉकपिट में दोनों पायलट सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है और प्लेन बाईं ओर घूम जाता है। अचानक से कॉकपिट के अंदर कई वार्निंग अलार्म बजने लगे और प्लेन नीचे की तरफ आने लगता है। तभी फर्स्ट ऑफिसर तेजी दिखाते हुए प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और प्लेन की साइड स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। सावधानी बहुत ही जरूरी है, फिर चाहे वो हवाई यात्रा हो या आपके घर की सुरक्षा। इसलिए हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं D3D सिक्योरिटी सिस्टम एंड CCTV कैमरा। हमारा परिवार ही हमारी दुनिया है और उनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। D3D सिक्योरिटी और CCTV में नंबर 1 ब्रांड आपके लिए लाए हैं वाईफाई सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। D3D सिक्योरिटी सिस्टम को आसानी से सिर्फ 10 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हैं और कीमत में भी D3D सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही किफायती प्राइस पर उपलब्ध है। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक स्पेशल कूपन कोड भी दे रहे हैं जिसका उपयोग करके आप स्पेशल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने परिवार को दीजिए सुरक्षा का तोहफा। और आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। लेकिन विमान सीधा होने की जगह और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। फर्स्ट ऑफिसर थोड़ी घबराहट में प्लेन को स्टेबल करने के साथ साथ सही हाइट पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीजें और ज्यादा खराब होती चली जाती हैं क्योंकि पीटॉट ट्यूब में बर्फ जमने की वजह से न सिर्फ ऑटो पायलट मोड ऑफ हो जाता है बल्कि इससे एयर डेटा कंप्यूटर, जहां से पायलट को एयर स्पीड, ऑल्टीट्यूड और एयर टेम्परेचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां गलत डेटा शो होने लगता है। फर्स्ट ऑफिसर अभी भी प्लेन को उसकी प्रिफर्ड हाइट पर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी स्टॉल वार्निंग शुरू हो जाती है। यहाँ स्टॉल को थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है क्योंकि इस पूरे हादसे में इसका काफ़ी अहम रोल है। ये तब होता है जब विंग का एंगल हवा की डायरेक्शन से इतना ज़्यादा हो जाता है कि हवा विंग पर स्मूथली बैठ नहीं पाती है, जिस वजह से विंग लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है। फर्स्ट ऑफिसर चीज़ों को जितना हैंडल करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही खराब होती जाती है क्योंकि कॉकपिट में वार्निंग के अलार्म और भी ज़्यादा बजने लगते हैं। इस EICAS स्क्रीन पर 10 अलग अलग तरह के EICAS इंफॉर्मेशन शो होने लगती है ताकि क्रू अलर्ट हो सके, लेकिन घबराहट में फर्स्ट ऑफिसर इन पर ध्यान नहीं दे पाते। इन इंफॉर्मेशंस को देखने के बाद रिलीफ पायलट उन्हें बताते हैं कि ऑटो थ्रॉटल सिस्टम बंद हो चुका है और उसे मैन्युअली कंट्रोल करने का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन उसे कंट्रोल करने की जगह फर्स्ट ऑफिसर उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लेन और भी तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगता है। इस तरह चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और जिसे संभालना फर्स्ट ऑफिसर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इधर कॉकपिट में कॉशन लाइट भी जलने लगती हैं, जिसका मतलब है कि अगर जल्द ही प्लेन को स्टेबल ना किया गया तो वो इस पर से अपना कंट्रोल खो देंगे। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद दोनों पायलट्स स्टॉल वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं और चैन की सांस लेते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर से स्टॉल की वार्निंग शुरू हो जाती है क्योंकि एक तो बाहर का वेदर बहुत ही ज्यादा खराब था, दूसरा अंदर के सिस्टम गलत रीडिंग दिखा रहे थे जिन पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था, और साथ ही रात का समय होने की वजह से बाहर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जिससे पायलट्स अंदाजा लगा सकें कि मौसम कैसा है।
दोबारा स्टॉल की वार्निंग मिलने के बाद दोनों पायलट घबरा जाते हैं और उन्हें एहसास होने लगता है कि प्लेन उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है, क्योंकि प्लेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस महसूस होने लगता है और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो इसे स्टेबल नहीं कर पाते हैं। इसलिए रिलीफ पायलट जल्दी से कॉल बटन को प्रेस करते हैं ताकि कैप्टन कॉकपिट में आ सकें। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर प्लेन की नोज को 16 डिग्री ऊपर कर देते हैं ताकि ये नीचे ना गिरे। ये वो एंगल है जिस पर प्लेन टेक ऑफ कराया जाता है। जब इससे बात नहीं बनती तो फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को साइड स्टिक से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। दोनों पायलट्स ने इस तरह के स्टॉल से निपटने की ट्रेनिंग तो ली थी, लेकिन कभी इसका सामना नहीं किया था। इसलिए वो प्लेन को कंट्रोल करने के साथ साथ कैप्टन के आने का इंतजार करने लगते हैं। कॉकपिट में लगातार अलग अलग तरह की वार्निंग्स मिल रही हैं, लेकिन पायलट्स इतने घबराए हुए होते हैं कि उन पर ध्यान नहीं दे पाते और ना ही उससे निपटने के लिए सही स्टेप्स लेते हैं। प्लेन 38,000 फीट की हाइट पर पहुंचने के बाद तेजी से नीचे महासागर की तरफ गिरने लगता है। अंदर बहुत तेज हलचल शुरू हो जाती है। पैसेंजर्स को भी अंदाजा हो जाता है कि वो किसी क्रिटिकल कंडीशन में फंस चुके हैं। 2:11 और 32 सेकंड पर फर्स्ट ऑफिसर डिक्लेयर कर देते हैं कि प्लेन उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर निकल गया है। कुछ सेकंड बाद विमान का अगला हिस्सा 11 डिग्री ऊपर हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे गिरने लगता है। इसके बाद फिर से कॉकपिट में स्टॉल वार्निंग बजने लगती है। फर्स्ट ऑफिसर तेज़ी से नोज अप करते हैं और ये वार्निंग बंद हो जाती है। प्लेन इस समय 10,000 फीट पर मिनट से लेकर 15,000 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे की तरफ गिरने लगता है। 2:12 और 10 सेकंड पर फर्स्ट ऑफिसर क्लाइंब करने के लिए दोबारा से साइड स्टिक को पीछे खींच देते हैं, जिसके चलते प्लेन कभी दाएं तो कभी बाएं मूव होने लगता है। इधर कैप्टन भी कॉकपिट में एंटर करते हैं, लेकिन वहां का नज़ारा देख के दंग रह जाते हैं। रिलीफ पायलट घबराते हुए उनसे पूछते हैं कि प्लेन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन कैप्टन को तो कुछ भी पता ही नहीं होता कि उनके आने से पहले यहाँ क्या क्या हो चुका है। इसलिए वो जवाब देते हैं कि मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है, लेकिन प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। इस समय तक तीनों पायलट्स को प्लेन के ऑल्टीट्यूड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। वो कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह से प्लेन उनके कंट्रोल में आ सके। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से लेफ्ट रूडर का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं ताकि प्लेन का झुकना बंद हो सके। तीनों पायलट इस समय बहुत ही पैनिक सिचुएशन में होते हैं। उधर पैसेंजर्स भी इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए प्रे करना शुरू कर देते हैं। कोई घबराहट से कॉकपिट की तरफ देख रहा होता है तो कोई कैबिन क्रू से जानने की कोशिश करता है कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर आ जाता है और यहाँ से उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रिलीफ पायलट फौरन ही प्लेन की कमांड फर्स्ट ऑफिसर से अपने हाथों में ले लेते हैं और उसे स्टेबल करने में लग जाते हैं, लेकिन उसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर भी साइड स्टिक से उसे कंट्रोल करने लगते हैं, जिसकी वजह से कॉकपिट में डुअल इनपुट का अलार्म बजने लगता है। चूंकि दोनों पायलट एक ही साथ इनपुट कर रहे थे, इसलिए इसका प्लेन पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी फर्स्ट ऑफिसर घबराहट में चीखते हुए कहते हैं कि अब हम तेजी से नीचे गिर रहे हैं। इस पर रिलीफ पायलट क्लाइंब चिल्लाते हैं ताकि प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश कर सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि प्लेन पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इसके बाद रिलीफ ऑफिसर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कहते हैं। ये प्रोसेस टिपिकली एक्सट्रीम सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है
ताकि रीसेट के बाद कंप्यूटर फ्रेश स्टार्ट हो सके और ग्लिच दूर हो सके। रिलीफ ऑफिसर की बात पर कैप्टन जवाब देते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे सुन के रिलीफ पायलट और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और क्लाइम चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर जवाब देते हैं कि उन्होंने प्लेन को ऊपर की तरफ कर रखा है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। धीरे धीरे प्लेन 4000 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है, जिसके बाद पायलट और भी ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। रिलीफ पायलट बार बार इनपुट देते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर उन्हें कंट्रोल नहीं देते, जिसके चलते कॉकपिट में बार बार डुअल इनपुट का अलार्म बजता है। बाद में रिलीफ पायलट फर्स्ट ऑफिसर से कहते हैं कि मुझे कंट्रोल दो, जिस पर फर्स्ट ऑफिसर जवाब देते हैं कि गो अहेड, मैंने तुम्हें कंट्रोल दे दिया है। लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ भी काम नहीं करता। कभी वो एक प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करते तो दूसरी शुरू हो जाती है, उसे ठीक करते तो तीसरी शुरू हो जाती है। इसी से डील करते करते प्लेन 2500 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर बहुत तेजी से साइड स्टिक को पीछे की तरफ खींचते हैं ताकि उसे ऊपर किया जा सके। लेकिन तभी वो घबराते हुए चिल्लाते हैं कि हम क्रैश कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इस पर कैप्टन प्लेन को 10 डिग्री ऊपर उठाने के लिए कहते हैं, जिसे मानते हुए रिलीफ पायलट इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने टेक ओवर का बटन प्रेस कर रखा था, इसलिए रिलीफ पायलट के इनपुट का कोई भी असर नहीं होता है। प्लेन 45 डिग्री एंगल और 10,000 फीट पर मिनट की स्पीड से महासागर की तरफ बढ़ता जाता है और सरफेस के इतना करीब पहुंच जाता है जहां से ऊपर अब उठना नामुमकिन था। इस तरह 2:14:28 पर यह प्लेन अटलांटिक महासागर में क्रैश होते हुए हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है और इसमें सवार सभी 228 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। इधर 4 अलग अलग एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो प्लेन पर नजर रखे हुए थे, उनका क्रैश के बाद प्लेन से संपर्क टूट जाता है। ऐसे में ये चारों एक दूसरे से कांटेक्ट करके प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस एरिया में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सही से काम नहीं कर रहा था। इस वजह से काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो प्लेन से संपर्क नहीं कर पाते हैं। उस रूट पर उड़ने वाले बाकी के प्लेन भी एयर फ्रांस 447 से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिल पाती। साथ ही सैटेलाइट की मदद से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। आखिरकार 2 दिन बाद प्लेन के कुछ हिस्से पानी पर तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते इस एरिया में खोजबीन शुरू होती है और इसके 1 दिन बाद विक्टिम्स की डेड बॉडीज और मलबा बाहर निकाला जाता है। हालांकि इस मलबे में प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाता, जिसकी मदद से ये पता लगाया जाए कि हादसा क्यों हुआ। लंबे समय तक ब्लैक बॉक्स की खोजबीन की जाती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसके बाद और बड़े लेवल पर इसकी रिसर्च शुरू की जाती है, जिसमें समुद्र के एक बड़े हिस्से को स्कैन किया जाता है। आखिरकार इन सब कोशिशों की वजह से 2 साल बाद 2 अप्रैल 2011 के दिन 12,000 फीट की गहराई से ब्लैक बॉक्स को निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस इंसिडेंट की कहानी दुनिया के सामने आती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के पीछे का कारण पीटॉट ट्यूब का ब्लॉक होना था, जिस वजह से कई सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे थे। इस वजह से बाद में प्लेन की पीटॉट ट्यूब को रीडिज़ाइन कर दिया गया, ताकि अगर वो एक्सट्रीम वेदर फेस करें तो वो पूरी तरह ब्लॉक ना हो। साथ ही
पायलट्स को इस वेदर से निपटने की खास ट्रेनिंग भी दी गई ताकि इस तरह के हादसे से बचा जा सके। तो ऐसे में देखा जाए तो इस हादसे के पीछे की वजह पीटॉट ट्यूब के मेल फंक्शन को ही माना गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पायलट्स ने शुरुआत में इन सभी चीज़ों को बहुत लाइटली लिया था और इस वजह से सही समय पर एक्शन नहीं ले पाए, जिस वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है, ये हादसा मौसम की खराबी और पीटॉट ट्यूब में बर्फ जम जाने की वजह से हुआ था या इसमें पायलट की गलती थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।